विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हार तो वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जीके जीएस से 1000 क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी आपके एग्जाम्स के अंदर आते रहेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का विकास किसने किया? तो राइट आंसर है रिचर्ड स्टोन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। किसी देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये व्यापार शेष कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुपर 301 क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अमेरिका व्यापार की एक कानूनी धारा सुपर 301 होती है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1952 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? दोस्तों ये स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1963 में। राष्ट्रीय लेखा संख्याकी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे श्वेत पत्र कहा जाता है। मंडिया व तेजडिया शब्द किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है शेयर बाजार से। अगला क्वेश्चन है, रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? तो राइट आंसर है 20 सितंबर 1949 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? तो राइट आंसर है 6 जून 1966 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 3 बार अब तक रुपये का अवमूल्यन हो चुका है, तो रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1 जुलाई 1991 को। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति की गणना आधारित है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्यों में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो राइट आंसर है मुद्रा संकुचन या अवस्फीति। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। सकल घरेलू जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो राइट आंसर है 13.67%। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो राइट आंसर है 52.2%। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो राइट आंसर है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो राइट आंसर है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू। ये रबी की फसलों में आती हैं दोस्तों। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो राइट आंसर है जून जुलाई में खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो राइट आंसर है ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर। ये खरीफ की फसलों में आती हैं। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो राइट आंसर है मार्च से जुलाई के मध्य जायद की फसलों को पैदा किया जाता है। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो राइट आंसर है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी तथा पशुचारा। ये जायद की फसलों में आती हैं। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? तो राइट आंसर है कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। ये व्यापारिक और नकदी फसलें हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है चावल का उत्पादन होता है दोस्तों। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजनी उर्वरकों का। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो राइट आंसर है भारत को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है चौथा स्थान है। रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है पहला स्थान है। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो राइट आंसर है गेहूं के उत्पादन में। अंगूर की प्रति
टियर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? तो राइट आंसर है बाजरा, जवार, रागी, मक्का तथा जौ। ये मोटे अनाज वाली फसलें हैं दोस्तों। कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों चौथा स्थान है। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत। भारत का विश्व दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है पहला स्थान है। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा स्थान है। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश का पहले स्थान पर है? तो ब्राज़ील जो है पशुओं की संख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है विश्व के अंदर। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? तो राइट आंसर है दूध के उत्पादन में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। विश्व में समुद्र मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है छठा स्थान है। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा स्थान है। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी में मोती देने वाली मछलियां पकड़ी जाती हैं। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो राइट आंसर है गुजरात में। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा लूसेंट जी के जीएस और अन्य किताबों से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके भारत के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के अंदर बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम की स्टडी और भी अच्छी हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी? तो राइट आंसर है 1980 में। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया था? तो राइट आंसर है कांग्रेस सरकार ने। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? तो राइट आंसर है 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? तो राइट आंसर है गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन के ऊपर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया? तो राइट आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, TRYSEM, DWACRA, RLEGP किस योजना में लागू किए गए? तो दोस्तों ये सभी छठी योजना में लागू किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? तो राइट आंसर है छठी परियोजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? तो राइट आंसर है छठी योजना। किस योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका छठी योजना को। अगला क्वेश्चन है, किस योजना को प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग कहा गया जाता है? तो राइट आंसर है छठी योजना को। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 1986 से 91 तक। 7वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी? तो राइट आंसर है 8वीं परियोजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो राइट आंसर है 1992 से 1997 तक।
8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? तो राइट आंसर है 1990 से। देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे? तो राइट आंसर है 1990 91 और 1991 92। किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? तो राइट आंसर है 8वीं योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या रही? तो राइट आंसर है 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? तो राइट आंसर है 2007 से 2017 तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? तो राइट आंसर है 26 दिसंबर 2012 को। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है जेम्स विल्सन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया? तो राइट आंसर है अकबर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर। अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है आर के षणमुखम शेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर है 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है आर के षणमुखम शेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर है 1948 से 1949 में। देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? तो राइट आंसर है राजीव गांधी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही है? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये निष्पादन बजट कहलाता है। पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों इसे पूंजी बजट में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो राइट आंसर है शून्य आधारित बजट। बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है? तो दोस्तों इसे जेंडर बजट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिस कर की अदायगी उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वे कानूनी रूप से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर, वे ब्याज कर किस तरह के कर हैं? तो दोस्तों ये प्रत्यक्ष कर हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वे केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? तो दोस्तों ये अप्रत्यक्ष कर हैं। किसी भी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य, बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे संकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ हो रहा। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो राइट आंसर है विकासशील देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी संकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है तृतीय क्षेत्र की। क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर, पैरिटी पीपीपी के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा स्थान है। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? तो राइट आंसर है 52%। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको
आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। चैनल के ऊपर पुरानी वीडियो हैं, इन्हें ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 70%। दोस्तों ताप विद्युत जो है उसका योगदान देश में जो है 70% है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तालचेर एवं इंदौर किसके लिए विख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे पिछले एग्जामों में रिपीटेड हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर लिमिटेड परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात के अंदर। एनटीपीसी सिगरौली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है मणिपुर में। टनकपुर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य पूर्णतः किस प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर है? तो राइट आंसर है जल विद्युत ऊर्जा पर। बीएआरसी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बीएआरसी का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है टॉम्बे, महाराष्ट्र के अंदर बीएआरसी का मुख्यालय है। परमाणु शोध के इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1971 ईस्वी में कलपक्कम चेन्नई के अंदर की गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है और ये कुल ऊर्जा का कितना उत्पादन करता है? तो दोस्तों ये विश्व का जो है 11वां सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है और 2.4 ये कुल ऊर्जा का उत्पादन करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, आपके ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों 6ठा स्थान है भारत का, 6 नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपभोग करता है? तो दोस्तों उपभोग जो करता है 3.7% करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा की विकास दर कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष है? तो राइट आंसर 3.6% प्रतिवर्ष है। दोस्तों कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा है? तो दोस्तों 3रा स्थान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में कोयले के उत्पादन का कितना प्रतिशत से भी अधिक गैर कोकारी कोयले का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है 90%। कोयले की सार्वजनिक खपत किस में होती है? तो राइट आंसर है विद्युत उत्पादन में। भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन होता है कोयले से होता है। दोस्तों भारत कोयले का कुछ निर्यात अपने किन सीमावर्ती देशों को करता है? तो दोस्तों ये म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और सिंगापुर को कोयले का निर्यात करता है। दोस्तों भारत अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला किस देश से आयात करता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है, मंगाता है कोयला अच्छे किस्म का, उत्तम श्रेणी का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल सिंचित भंडार का कितना प्रतिशत कोयला गोंडवाना काल का है? तो राइट आंसर है 96%। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है 98%। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये बिटुमिनस प्रकार का है। कोयला उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, असम में पहली बार 1835 ईस्वी में पेट्रोलियम किस क्षेत्र में मिला? तो माकूम नाम का क्षेत्र है असम में, यहाँ 1835 के अंदर पेट्रोलियम पहली बार मिला था। दोस्तों असम में वास्तविक उत्पादन कार्य 1890 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों डिगबोई असम से प्रारंभ हुआ था वास्तविक उत्पादन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, असम के नाहरकटिया और
हुगरी जान मोरान क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा कहाँ पे भेजा जाता है? तो दोस्तों ये नून और बरौनी बिहार भेजा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों इसके जो भंडार हैं ये खंबात की खाड़ी गुजरात में, अंकलेश्वर गुजरात में, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, मोराहा नाहरकटिया असम के अंदर, नामटिक नियाओपोंग और लापटंगपंग ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बारापुरा श्रेणी ये त्रिपुरा के अंदर है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, फिरोजपुर पंजाब में, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में और नौसर मुरादपुर जम्मू कश्मीर में, तंजावुर और चिंगलपेट तमिलनाडु के अंदर। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये प्राकृतिक गैस के भंडार हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें आपके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंकलेश्वर किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? तो राइट आंसर है गुजरात का। गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है खंबात लुनेज क्षेत्र, ये गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र है। कृष्णा गोदावरी के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। आंध्र प्रदेश राज्य में किन क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है? तो दोस्तों रखा, लक्ष्मी और गौरी नाम की जगह से जो है बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। भारत के कुल ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस का योगदान कितना है? तो दोस्तों ये 9 से 10% है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है? तो राइट आंसर है 70%। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की? तो राइट आंसर है 11 जनवरी 2009 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग शू बोया गया क्षेत्र है? तो राइट आंसर है 47%। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? तो राइट आंसर है वर्षा पर निर्भर है दोस्तों, बारिश के ऊपर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये रबी की फसल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल कहलाई जाती है? तो दोस्तों ये खरीफ की फसल कहलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में तैयार की जाती है वह कौन सी फसल है? तो दोस्तों ये जायद की फसल है। खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों इसके अंदर ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ये जो हैं रबी की फसलें हैं। जायद की फसल कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों जायद की जो फसल है खरबूजा, ककड़ी, खीरा, इस तरह की जो फसल हैं ये जायद की फसल कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नकदी की फसल कौन कौन सी है? तो दोस्तों चावल जो है ये नकदी की फसल में आता है, चावल, गन्ना वगैरह। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्रों को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों धान उगाई जाती है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना, यह हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको जीके जीएस के 2 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप चैनल पे जाके पुरानी वीडियो ज़रूर देखा करें, पुरानी वीडियो से आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। हमारी जितनी भी पुरानी वीडियो हैं आप उन्हें देखें भी, उन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ही वीडियो लेके आते हैं। आप कमेंट में अपना नाम, अपना एड्रेस, आप कहाँ से एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताया करें।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो राइट आंसर है पंजाब को। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान पर है, दूसरे स्थान पे फल उत्पादन में भारत। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों मत्स्य उद्योग से, यानी कि मछलियों के उद्योग से नीली क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन, यानी कि दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो दोस्तों बागवानी व शहद उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? तो दोस्तों आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति, ये क्रांति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो राइट आंसर है 64.5%। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों कॉफ़ी उगाई जाती है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर है नागपुर में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नासिक प्रसिद्ध है अंगूरों की खेती के लिए। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो राइट आंसर है गुजरात में। आगे क्वेश्चन है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तो दोस्तों तमिलनाडु के अंदर गेहूं की खेती नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो दोस्तों गन्ने की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1986 में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों तीसरा स्थान है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है? तो राइट आंसर इसमें आपका 13.67%। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों 70% होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो दोस्तों खरीफ के मौसम में मक्का की खेती की जाती है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों प्रथम स्थान है विश्व के अंदर भारत का दुग्ध उत्पादन में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दोस्तों दार्जिलिंग में सर्वोत्तम चाय पैदा की जाती है। किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है किंतु जमाव नहीं? तो दोस्तों चाय के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? तो दोस्तों कपास, जूट और सन के बान आते हैं दोस्तों चरपाई वगैरह बुनने के लिए, ये रेशे वाली फसलें होती हैं। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राइट आंसर है राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ये स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य है, स्थान है? तो दोस्तों तीसरा स्थान है विश्व के अंदर तंबाकू उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है प्रथम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी
उत्पादकता में कमी आई है? तो राइट आंसर दलहन और मोटे अनाज की उत्पादकता में कमी आई है। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। अगला क्वेश्चन आपके सामने, झूम क्या है? तो झूम दोस्तों कृषि का एक तरीका है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो दोस्तों हुगली नदी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जूट की खेती की जाती है। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होती है? तो दोस्तों कश्मीर के अंदर केसर सबसे अधिक मात्रा में होती है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की प्रस्तुति की? तो राइट आंसर है राज्य समिति ने। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो दोस्तों 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई के अंदर। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो राइट आंसर है 95%। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों मुंबई को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो दोस्तों कांडला जो है ये बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंदर है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा लूसेंट जी के जीएस से और अन्य किताबों से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल से बिहार जी के, यूपी जी के, एमपी जी के, राजस्थान जी के, आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप पुरानी वीडियो जाके ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाए। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मार्मागाओ पत्तन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोवा के अंदर मार्मागाओ पत्तन स्थित है। दोस्तों भारत का निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ओडिशा जो है ये भारत का निगमीकृत बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ये डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो दोस्तों कोलकाता बंदरगाह हल्दिया ये भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बंगलोर को बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के एशुचुरारी पर स्थित है? तो राइट आंसर है मार्मागाओ बंदरगाह। नहावा शेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुंबई के अंदर नहावा शेवा बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के अंदर ये भारत के पूर्वी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान शिपयार्ड स्थित है। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1912 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कहाँ से कहाँ तक आरंभ की गई? तो दोस्तों कराची से चेन्नई तक के लिए आरंभ की गई थी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कब आरंभ हुई? तो दोस्तों 1911 ईस्वी से विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा आरंभ हुई थी। किस स्थान पर प्रथम हवाई डाक सेवा आरंभ की गई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद और नैनी के मध्य प्रथम हवाई डाक सेवा आरंभ की गई थी। भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1953 ईस्वी में। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ? तो राइट आंसर है 2010 में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो राइट आंसर फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश के अंदर। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों कोलकाता के अंदर है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर इसमें आपका जून 1972 ईस्वी को। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो राइट आंसर है त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है जून 1986 ईस्वी में। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 15 अक्टूबर 1985 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो राइट आंसर है भारत में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में लगभग कितने डाकघर हैं? तो राइट आंसर है डाकघर जो दोस्तों 1.5 लाख से ज़्यादा डाकघर हैं। भारत में कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में है? तो राइट आंसर है 89%, ये ग्रामीण क्षेत्रों में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब आरंभ हुई? तो राइट आंसर है 1837 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है इसमें आपका अक्टूबर 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ? तो राइट आंसर है 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डाकघर बचत योजना कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर है 1885 ईस्वी में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1972 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर है 1986 ईस्वी में। भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1 अप्रैल 1986 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1988 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 14 जनवरी 1985 ईस्वी को, 1995 ईस्वी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो दोस्तों 9 पिन कोड जोन की संख्या है। ग्रीन चैनल क्या है? तो दोस्तों स्थानीय पत्रों के लिए एक डाक सेवा, ये ग्रीन चैनल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती हैं? तो दोस्तों 6 संख्याएं होती हैं डाक सूचकांक में। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों 1960 में एसटीडी सेवा प्रारंभ की गई थी। पहली एसटीडी सेवा किन 2 नगरों के मध्य प्रारंभ हुई? तो दोस्तों लखनऊ और कानपुर के मध्य पहली एसटीडी सेवा प्रारंभ की गई थी। विश्व की सड़कों के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 44 लाख किलोमीटर, ये भारत में कुल सड़कों की लंबाई है। भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो दोस्तों 80% सड़क परिवहन का योगदान है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक हैं? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 70,934 किलोमीटर, ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। देश में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो दोस्तों 1.7%, ये देश में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए दोस्तों। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो हैं, 2 लाख से ज़्यादा आपको जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते रहे हैं। आप चैनल पे जाकर पुरानी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए। अगर आपने वीडियो देख भी रखी है तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों पुरानी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों NH7 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर जाता है? तो दोस्तों ये 6 राज्यों से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? तो दोस्तों मनाली लेह भारत के अंदर स्थित है, ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 व 2 को मिलाकर जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? तो दोस्तों अमृतसर से कोलकाता के मध्य है, मगर जब ये बनाई गई थी तो ये अमृतसर कलकत्ता से लाहौर तक बनाई गई थी दोस्तों। अब ये पाकिस्तान के अंदर है लाहौर का हिस्सा, तो ये भारत के अंदर जो है अमृतसर से कलकत्ता तक का हिस्सा बैठता है इसका। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। पहले ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक थी? तो दोस्तों कलकत्ता से लाहौर तक थी। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? तो दोस्तों व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण राज्य का राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो दोस्तों ये झांसी के अंदर काटते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों सड़कों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? दोस्तों ये सदा ए सरहद कहलाती है। भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे अधिक हैं? तो दोस्तों ओडिशा के अंदर सबसे अधिक कच्ची सड़कें हैं। काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 1226 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की लंबाई कितनी है? तो 2369 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो दोस्तों ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में जवाहर सुरंग स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिन राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इनकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? तो दोस्तों बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो की नीति अपनाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीसा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1960 में। महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? तो दोस्तों A.K. सेन तथा सिंगर हंस ये महबूब उल हक के सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1990 में। आगे क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए गए हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा संकल्प घरेलू उत्पाद सूचकांक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्थिक संवृद्धि दर क्या है? तो राइट आंसर है संकल्प घरेलू उत्पाद जीटीपी में परिवर्तन की दर, ये आर्थिक संवृद्धि दर कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आर्थिक विकास दर क्या है? तो दोस्तों निबल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी में परिवर्तन की दर, ये जो है आर्थिक विकास दर कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो दोस्तों इसमें कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन शामिल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था के तीर्थ क्षेत्र में क्या शामिल है? तो दोस्तों इसमें परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं व अन्य सेवाएं शामिल हैं। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1950-51 और 1990-91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि
की दर क्या रही? तो राइट आंसर है 4.1%। 1991-92 और 2011 और 12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? तो राइट आंसर 6.9%। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो राइट आंसर है सोवियत संघ। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसे देश को दिया जाता है? तो दोस्तों सोवियत संघ को दिया जाता है। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1928 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों सर विश्वेश्वरैया को आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर है सर विश्वेश्वरैया ने इस पुस्तक को लिखा है, प्लानिट इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? तो राइट आंसर जनवरी 1944 में। बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ये 15 वर्षीय थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका एम.एन. राय ने। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्षीय जन योजनाओं को कब प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर 1944 में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर अप्रैल 1944 में। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो राइट आंसर है मन्ना नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो राइट आंसर 1948 में। औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था? तो राइट आंसर है 1951 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? तो राइट आंसर है 30 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? तो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 1951 से 1957। आगे क्वेश्चन आपके सामने, योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो दोस्तों अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था का नाम योजना आयोग है। अब ये खत्म हो गई है 2014 के अंदर, इसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों ये डोमर संबंधित मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 1951 से 1956 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो राइट आंसर 1956 से 1961 तक। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जो भारत की सभी परीक्षाओं में पिछले 30 साल से बार बार पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों पुरानी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? तो राइट आंसर इसमें आपका राउरकेला ओडिशा के अंदर है, ये भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर इस्पात संयंत्रों की स्थापना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? तो राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो राइट आंसर है 1961 से 1966 तक रही दोस्तों ये। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है इसमें आपका अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्ति बनाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? तो राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण। वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई? तो राइट आंसर है 1966 और 69 में वार्षिक योजना लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है किसी भी योजना के दौरान हरित क्रांति का आरंभ नहीं हुआ दोस्तों। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1966-67 के अंदर योजना अवकाश के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है? तो राइट आंसर 1969 से 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों ये ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल के ऊपर आधारित थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? तो दोस्तों ये अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर इसमें आपका स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? तो राइट आंसर है चौथी योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1969 में। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो राइट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों 1974 से 1979 तक ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? तो दोस्तों ये 1978 में समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था? तो राइट आंसर है जनता पार्टी ने। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना का क्या नाम दिया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसे अनवरत योजना, रोलिंग प्लान का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों DT लकड़वाला को दिया जाता है। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित योजना धारणा को लागू किया? तो राइट आंसर है जनता पार्टी सरकार ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? तो दोस्तों 1978 से 1983 तक की अवधि निश्चित की गई थी। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1770 ईस्वी में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1806 ईस्वी में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1843 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? तो दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर 1955 में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या दिया गया था? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, SBI, जो आज की तारीख में स्टेट बैंक है, ये इंपीरियल बैंक हुआ करता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1865 में। आगे क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो राइट आंसर अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर 1881 में। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? तो राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय बैंकिंग अधिनियम
पारित कब किया गया? तो राइट आंसर है 1949 में। 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर है 1980 में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी? तो राइट आंसर है नरसिंघम समिति की रिपोर्ट के आधार पर। देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है कोच्चि के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? तो राइट आंसर है 14 जून 1995 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? तो राइट आंसर है 30 जून 1948 तक। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो राइट आंसर है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? तो राइट आंसर है 10,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो दोस्तों 1,000 रुपये तक का सिक्के जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 3 फरवरी 1995 को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका इसे बैंक दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 22 दिसंबर 1977 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सारे के सारे। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको लूस एंड जीके जीएस और अन्य किताबों से संबंधित 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जो कि एक आसान हिंदी भाषा के अंदर हैं। आप इन क्वेश्चन आंसर्स की मदद से आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर अटैम्प्ट कर सकते हैं, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आप एग्ज़ाम के लिए पुरानी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। सभी वीडियो के अंदर सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पुरानी वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छे हो सके। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1971 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम DICGC कब किया गया? तो राइट आंसर है 1978 में। आगे क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन कब समाप्त कर दिया था? तो राइट आंसर है 25 अक्टूबर 2011 को। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? तो दोस्तों 5 हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ये भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों के उनमें विलय कर दिया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय कर दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड फंड्स ट्रांसफ़र NEFT देश में कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है अक्टूबर 2005 में। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1994 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 8 नवंबर 1996 को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंटर डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड
एसएल की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है फरवरी 1998 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? तो दोस्तों द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया? तो राइट आंसर है 1986-87 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्य पर आधारित है? तो राइट आंसर है 30। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 12 अप्रैल 1988 को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सेबी की संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1992 में सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? तो दोस्तों 15 जुलाई 2010 को ये रुपये का जो चिन्ह है इसका अनुमोदन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टाम्प, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, एनएससी, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट सुरक्षा दस्तावेज और प्रीमेस्ट्री नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो दोस्तों इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के अंदर छापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर नासिक रोड, महाराष्ट्र में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस स्थित है। 5, 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के बैंक नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो दोस्तों करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड पर छापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित हैं? तो दोस्तों मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद तथा नोएडा में सरकारी टकसालें स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? तो दोस्तों उपभोग बिंदु क्या कहते हैं अर्थशास्त्री किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को। भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? तो राइट आंसर है वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय, ये प्रत्यक्ष विनिमय है। मुद्रा की माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? तो दोस्तों ये क्रय विक्रय विनिमय है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? तो दोस्तों विनिमय, ये जो है ये क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है। वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसे मांग बराबर पूर्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये लगान कहलाता है। कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? तो राइट आंसर है भूमि। अगला क्वेश्चन है, ब्याजा अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे साहसी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? तो दोस्तों पूंजी के बदले ब्याज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? तो दोस्तों आयकर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? तो दोस्तों व्यापार कर राज्य सरकार लगाती है। अगली क्वेश्चन है, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? तो गृह कर ये नगर निगम की आय का स्रोत है। भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है कृषि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर है कुटीर उद्योग। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है संसाधनों का उचित उपयोग करना, ये आर्थिक नियोजन का अर्थ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की विधिगृह मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर है रुपया। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये विमुद्रीकरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैसे 2017 के अंदर पुराने 500 के नोट बंद करके नए नोट चलाए गए थे और 2000 के नए नोट चलाए गए थे, 1000 का पुराना नोट बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों ये विमुद्रीकरण था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है? तो दोस्तों 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक, ये देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ये दर्शाता है। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1988 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो राइट आंसर है आपका समवर्ती सूची का। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बचत के बजट, प्रत्यक्ष के कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती करके मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन सा करता है? तो राइट आंसर है सेबी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है एम विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी है। केंद्र सरकार को सबसे निवल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो राइट आंसर है सीमा शुल्क से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो राइट आंसर है नागपुर में। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है? तो राइट आंसर है भारत में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको जीके जीएस के 2 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियो मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। आप चैनल पर जाके पुरानी वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। दोस्तों पुरानी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया कीजिए। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।